नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमेशा की तरह 21 जुलाई 2025 से मानसून सत्र की शुरुआत होनी थी। पहला दिन चला, दिन भर बहुत हंगामा हुआ। विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए, पक्ष ने अपने मुद्दे उठाए, किंतु शाम को अचानक तत्कालीन सभापति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा देकर इस मामले को और गर्म कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, किंतु उनके बहुत सारे प्लान्स ऐसे थे जो प्लान थे 2-4 दिन के आगे की उनकी आई थिंक राजस्थान जाने का भी उनका प्लान था, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी। तो उनकी अचानक इस्तीफे देने की वजह किसी को पच नहीं रही थी। उससे बहुत सारे डिबेट ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप सबने देखा होगा, हम उस पर नहीं जाते हैं। जैसे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद विपक्ष को उनसे बहुत सारा मोह हो गया। वही विपक्ष जो दिसंबर 2024 में महाभियोग भी लाया था इनको पद से हटाने के लिए। और जगदीप धनखड़ साहब एक ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको हटाने के लिए महाभियोग लाया गया। हालांकि वो टेक्निकल रीजन से इनवैलिड हो गया, लेकिन ये भी उनका इतिहास है। इनकी हम राजनीतिक करियर पे थोड़ा नज़र डालें तो 1989 में इन्होंने जनता दल से लोकसभा का चुनाव जीता, झुंझुनू से। इसके बाद चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे, फिर उन्होंने कांग्रेस में जुड़ गए और किशनगढ़ से विधायक बन गए। फिर इन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया, 2003 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद 2008 में बीजेपी की प्रचार समिति के भी अध्यक्ष चुने गए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया और 11 अगस्त 2022 को इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। और जैसा कि सबको पता है, 21 जुलाई के 2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इनका पद खाली होने के बाद भारत का जो चुनाव आयोग है उस पर दबाव बढ़ गया और उसने इलेक्शन की घोषणा कर दी। सबसे पहले एनडीए ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। जेपी नड्डा साहब ने सीपी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम है चंद्रपूर्णस्वामी राधाकृष्णन, का नाम डिक्लेयर किया कि ये एनडीए की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार होंगे। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर में एक डोंडर समुदाय में हुआ था, जो शायद पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इनका बहुत ही शानदार करियर रहा है। ये बहुत ही अल्प आयु में, करीब 17 वर्ष की आयु में, ये आरएसएस और भारतीय जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए थे। मतलब आज 17 साल की उम्र में शायद बच्चे यूट्यूब फेसबुक में ही लगे होते हैं, लेकिन ये उस समय सक्रिय कार्यकर्ता थे आरएसएस के। इसके बाद 1998 और 1999 में इन्होंने कोयम्बटूर से चुनाव भी जीता, लोकसभा का, बीजेपी की टिकट से। और इसलिए इनकी ये जीत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो दौर था, बीजेपी हालांकि बहुत मजबूत कभी तमिलनाडु में रही नहीं है, ये वो दौर था जब बीजेपी बहुत अच्छे दिन नहीं थे। इन्होंने अन्ना द्रमुक के सहयोग से 3 सीटें बीजेपी ने लड़ी। इसके बाद बिना देर किए हुए इंडिया ब्लॉक भी सामने आया। खड़गे साहब ने पी सुदर्शन रेड्डी साहब को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, संयुक्त आंध्र प्रदेश से आते हैं। जैसा कि जस्टिस थे तो नो डाउट एलएलबी की पढ़ाई की थी इन्होंने। 27 दिसंबर 1971 को इन्होंने हैदराबाद बार काउंसिल में अपना अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद 1988 और 1990 तक ये सरकारी वकील बन के रहे हैदराबाद हाई कोर्ट में। फिर 2 मई 1995 को
हैदराबाद हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। इनका भी करियर बड़ा अच्छा रहा। अगले 10 साल में ही 5 दिसंबर 2025 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए और उसके कुछ ही वर्षों बाद जनवरी 2007 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज बने और उसके बाद 8 जुलाई 2011 को ये अपने पद से रिटायर हो गए। इनकी बड़ी शानदार करियर ग्रोथ रही है। ये अपने बहुत सारे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अब जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दक्षिण भारत से चुना, तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन साहब को चुना, तो जो दक्षिण की पार्टियां हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि वो दक्षिण भारत के कैंडिडेट को कैसे उसका विरोध करेंगी, खासकर बीआरएस, टीडीपी, वाईआरसीपी और डीएमके को। लेकिन जब इंडिया ब्लॉक ने अपना कैंडिडेट आंध्र प्रदेश से लाए तो एक बार बीजेपी भी थोड़ी असहज हो गई। अब बीआरएस, टीडीपी, वाईआरसीपी जिन्होंने अपना सहयोग सीपी राधाकृष्णन साहब के लिए डिक्लेयर कर रखा है, शायद वो भी एक बार इस पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि ये एक तेलुगु अस्मिता का सवाल हो जाएगा। क्योंकि ये बीआरएस, टीडीपी, वाईआरसीपी ये तेलुगु पार्टी हैं और रेड्डी साहब तेलुगु हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो थोड़ा सा असहज हो जाएंगे। वहीं जो एनडीए कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, ये तमिलनाडु से आते हैं, तो थोड़ा सा डीएमके पार्टी में भी प्रेशर था कि क्या वो तमिलनाडु की पार्टी है तो क्या वो तमिल कैंडिडेट का विरोध करेगी, क्योंकि अगले साल में शायद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी होना है। अभी 20 तारीख को इन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है, नॉमिनेशन फाइनल कर दिया है। जिनके प्रस्तावक स्वयं प्रधानमंत्री बने रहे बीजेपी के सारे बड़े नेता, गृह मंत्री साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, इसके अलावा वैष्णव साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मौजूद थे उनके नॉमिनेशन के समय और प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके प्रस्तावक भी बने। तो अब लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। हालांकि जो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं इनको बहुत अच्छा राजनीतिक अनुभव भी है, साथ में ही इनको गवर्नर पद का या हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी अच्छा अनुभव है। ये फरवरी 2023 में इनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया। वहाँ पे इन्होंने अपने बहुत अच्छे से काम किया। फिर जुलाई 2024 में सीपी राधाकृष्णन साहब को महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया और उसी दौरान इनको तेलंगाना और पुडुचेरी, तेलंगाना में गवर्नर का और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी कार्यभार सौंपा गया। और आज भी सीपी राधाकृष्णन साहब महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। साथ ही जो एनडीए ब्लॉक के उम्मीदवार हैं जस्टिस रेड्डी, उन्होंने भी अपना आज नॉमिनेशन पूरा किया। उनके नॉमिनेशन के दौरान भी विपक्ष के सारे आला नेता उनके साथ थे, जिसमें राहुल गांधी साहब, इसके अलावा खड़गे साहब, सोनिया गांधी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी सबसे प्रोफेसर राम गोपाल, इसके अलावा महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग उपलब्ध थे। तो लगभग सारे नेता उनके साथ इस समय उपलब्ध थे। जो अकस्मात जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया और उनका इस्तीफ़ा बहुत जल्द ही मंजूर कर लिया गया और उनको विदाई भी नहीं दी गई और 8 लाइन का ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। बस इससे पता चलता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ थी इन दोनों के बीच में। अचानक से शाम को जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति साहिबा से मिलने जाते हैं और अपने इस्तीफ़े की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद जो एक
राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई। तो ऐसी मेरी उम्मीद है कि 9 सितंबर को हमें नया राष्ट्रपति मिलेगा। उसके बाद ये जो राजनीतिक हलचल है या जो एक गैप क्रिएट हुआ है वो भर जाएगा। जगदीप धनखड़ आजकल ये भी चर्चा में है कि जगदीप धनखड़ साहब कहाँ गायब हैं। विपक्ष के नेता भी उनको ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इनके लिए शहरी विकास मंत्रालय ने अब्दुल कलाम रोड में आई थिंक 34 अब्दुल कलाम रोड पे इनके लिए बंगला टाइप 8 का बंगला बना लिया गया है, लेकिन अभी तक महोदय ने संपर्क नहीं साधा है। इधर सीपी जोशी साहब सभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, पक्ष के नेताओं से भी मिल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी हुई है। इसके अलावा जो और बड़े नेता हैं जो बीजेपी के नहीं, जो एनडीए के नेता हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और कुछ दलों ने जैसे वाईआरसीपी या और जो दल हैं उन्होंने अपना, एनडीए ने तो खैर पूरा जॉइंटली अपना सहयोग दे दिया है सीपी राधाकृष्णन साहब को, लेकिन कुछ विपक्ष के दलों से उम्मीद की जाती है, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके गवर्नर भी रहे हैं झारखंड के, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, हालांकि वो इंडिया ब्लॉक से आते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सीपी राधाकृष्णन साहब को सहयोग करें। जब पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ तब भी वो अपोजिशन में थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी मुर्मू साहिबा का समर्थन किया था। राधाकृष्णन साहब की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये पक्ष और विपक्ष सबको समावेशित करके चलने में परिपक्व हैं। इनकी ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। ये किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति बनने ही नहीं देते हैं। वो चाहे झारखंड में रहे हों या महाराष्ट्र में रहे हों। महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला गुट है उसके साथ भी थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो राधाकृष्णन साहब का सहयोग करें या इंडिया ब्लॉक के साथ जाएं। दरअसल यह हो सकता है ऐसा भी हो कि वो अपने सांसदों की विवेक पे छोड़ दें, क्योंकि इसमें कोई पार्टी का प्रेशर नहीं है, सांसद अपनी सूझबूझ से भी मतदान कर सकता है। हालांकि आज की डेट में एनडीए के पास पक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत है और लगभग सीपी राधाकृष्णन साहब का उपराष्ट्रपति बनना तय भी है, लेकिन फिर भी उस जो जीत का जो अंतर है उसको बढ़ाने के लिए सीपी राधाकृष्णन साहब पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं से मिल रहे हैं और सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ चैनल ने यह भी दिखाया कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने भी विपक्ष के कई बड़े नेताओं से बात की है और आग्रह किया है कि उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करें और जो अंतर है, जो मार्जिन हो, उसको थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाया जाए। इस तरीके से मतदान होना है। ये तो 9 सितंबर को पता चलेगा कि कौन कुर्सी पे बैठा है। ठीक वही हालात जस्टिस रेड्डी साहब भी कर रहे हैं। वो भी विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि ये हमारे आइडियोलॉजी की लड़ाई है। उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो आरएसएस से आते हैं और जो हमारे कैंडिडेट हैं वो रिटायर्ड जज हैं। अब ये तो सांसदों के विवेक पे ही जाएगा कि वो किसको वोट करते हैं। हालांकि जो कैंडिडेट लेकर आए हैं वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं रेड्डी साहब की जो दक्षिण की पार्टियां हैं, जो एनडीए के सहयोगी पार्टियां हैं, खासकर टीडीपी खैर बीआरएस तो नहीं है, लेकिन बीआरएस, टीडीपी और वाईआरसीपी, इन तीनों ने कहा था कि हम एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनको एक बार सोचना पड़ेगा फिर से। और ये तो आप सब जानते हो कि 9 सितंबर को पता चलेगा कि अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।